Hello friends, welcome to the Indian Outlook. Here you will learn some tips and tricks to crack competitive exam. मैं हूं आपके साथ संचिका गुप्ता और हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी का, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एनर्जी रिसोर्सेज और हमने कवर किया था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और आज हम कवर करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको आप सीरियसली पढ़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग विदाउट नॉलेज अपनी कंट्री को लेके कमेंट कर देते हैं कि ये बहुत बैकवर्ड है, हमारी कंट्री से कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर पढ़ेंगे, अगर आप लोग नॉलेज लेंगे, तभी आपको क्लियर होगा कि हमारी कंट्री क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और तभी आप एक राइट कमेंट दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं? इसमें हम वाटर को हीट करते हैं और उस हीट से जो वाटर एवोपरेट होता है या स्टीम निकलती है, उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट करते हैं और वो टरबाइन से जो हीट निकलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम आपने थर्मल पावर प्लांट में भी यही बताया था और आप न्यूक्लियर में भी मुझे यही बता रहे हो, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि थर्मल पावर प्लांट में जो हम वाटर को हीट कर रहे थे वो हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करके कर रहे थे, मतलब हमने कोल को बर्न किया था तब हमने वाटर को हीट किया था। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज कर रहे हैं यूरेनियम और थोरियम का। इसमें हम यूरेनियम और थोरियम के एटम को स्प्लिट करते हैं और उस स्प्लिटिंग से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे वाटर को हीट किया जाता है। तो इसमें हम यूरेनियम और थोरियम मिनरल्स का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यूरेनियम और मिनरल्स जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम फिजन प्रोसेस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये यूरेनियम और थोरियम जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है? तो यूरेनियम जो है वो झारखंड में अवेलेबल है, राजस्थान में अवेलेबल है, और जो थोरियम है वो केरला में अवेलेबल है। और थोरियम कौन से मिनरल से मिलता है? मोनाजाइट ओर से। ये मैंने आपको रॉक्स एंड मिनरल्स वाले चैप्टर में भी बताया था कि मोनाजाइट ओर से जो मिनरल मिलता है वो होता है थोरियम, जो कि मोस्टली केरला में अवेलेबल है। तो इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि 7 पावर प्लांट्स में वर्क करते हैं। तो जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो ये जो बने हुए हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और ये जो पूरा है वो पूरा एक पावर प्लांट है। तो इस पावर प्लांट में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं? 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ऐसे ही हमारे 7 पावर प्लांट्स में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेट होते हैं। इन 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो हैं जिनमें वो यूरेनियम यूज होता है जो हम इंडिया में एक्सट्रैक्ट करते हैं, और बाकी 14 में वो जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी यूज किया जाता है। तो हर कंट्री इतनी इजीली इसको एक्सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि इससे न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए जाएं। तो हमारी कंट्री और बाकी कंट्री की एक दूसरे से यही डील है कि जो भी यूरेनियम अपनी खुद की कंट्री में एक्सट्रैक्ट होगा उससे हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, और जो भी हम इंपोर्ट करेंगे उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करेंगे। तो 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हमारी कंट्री में कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कुंडकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। 2000 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है तारापुर, जो कि फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट पावर प्लांट है, महाराष्ट्र में है और 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है कुंडकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। और जो ओल्डेस्ट है, जो फर्स्ट ओल्डेस्ट है, वो है तारापुर। और ये जो तारापुर है एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखना, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है काकरापार, जो कि गुजरात में है और इसकी कैपेसिटी है 1140 मेगावाट। नेक्स्ट रावत भाटा, राजस्थान में है, कैपेसिटी है 180,000 मेगावाट, 1080 मेगावाट। कायगा, जो कि कर्नाटका में है, नरोरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 7th लार्जेस्ट है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, तो आपको इनके नेम याद रखने हैं। कलपक्कम, कुंडकुलम, तारापुर, काकरापार,
रावत भाटा, कायगा एंड नरोरा। तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो अभी जो न्यूज में था करंट में पावर प्लांट, वो था काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट जो कि गुजरात में है। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट जो कि गुजरात में है और इसकी कैपेसिटी है 1140 मेगावाट। बट ये अभी न्यूज में किस लिए था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और जिसमें से कंप्लीटेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो है एक फर्स्ट जिसकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट, सेकंड भी कंप्लीट है जो कि है 220 मेगावाट कैपेसिटी, और जो थर्ड वन है वो अभी 1 मंथ पहले ही कंप्लीट हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट, और जो फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अभी इनकम्प्लीट है। और अभी अगर ये चारों कंप्लीट हो जाते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी बन जाएगी वो हो जाएगी 1840 मेगावाट। और ये जो थर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है वो फुली मेड इन इंडिया है। और एक टाइम ऐसा भी था जो सब लोग बोलते थे कि हम लोग बहुत डिपेंड है चाइना पे, हम खुद से नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेड इन इंडिया का। नेक्स्ट, अभी रशिया ने एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है जो कि आर्टिक ओशन में बनाया है और उसका नाम है एकेडेमिक लोकोमोसोव। नेक्स्ट है ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। बट इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम एक बार न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को समझते हैं। मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में बताया था कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूक्लियर फिजन से करते हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम न्यूक्लियर फिजन से ही क्यों करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से क्यों नहीं करते हैं? वैसे आपने इन दोनों का डिफरेंस फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो न्यूक्लियर फिजन में हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियस को कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस में फॉर्म किया जाता है। और न्यूक्लियर फिजन को जो यूज किया जाता है वो एटम बॉम्ब्स बनाने में यूज किया जाता है और पावर जनरेशन करने में। जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो न्यूक्लियर फिजन से ही होती है। और जो न्यूक्लियर फिजन को यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में। और जो सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो एनर्जी वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही करता है। तो सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से होती है। तो अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ITR प्रोजेक्ट पे। बट अब हम बात करते हैं कि पावर को हम फिजन प्रोसेस से ही क्यों जनरेट करते हैं, फ्यूजन प्रोसेस से क्यों नहीं? जबकि फ्यूजन प्रोसेस जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता, और फ्यूजन प्रोसेस जो है वो चीपेस्ट भी होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ह्यूमंस ने जो है वो फिजन प्रोसेस ही समझा है, फ्यूजन प्रोसेस को समझा ही नहीं है। तो इस फ्यूजन प्रोसेस को समझने के लिए जो पूरे वर्ल्ड में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसका नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है और इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो ITER प्रोजेक्ट का पर्पस यही है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक को समझे ताकि हम आगे फ्यूचर में उसका यूज कर सके और पावर जनरेशन में उसका यूज कर सकें। तो इस टेक्निक को समझने के लिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज इसकी मेंबर बनी और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, यूरोप, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, स्विट्जरलैंड और USA। और ये जो ITER प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो फ्रांस में हो रहा है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में किया क्या जाएगा कि अर्थ पे एक आर्टिफिशियल सन बनाया जाएगा और ये समझा जाएगा कि वो जो सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो फ्यूजन प्रोसेस से कैसे करता है ना? कितना बड़ा प्रोजेक्ट। अर्थ पे एक आर्टिफिशियल सन बनाया जाएगा। इंडिया का इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरे प्रोजेक्ट में वो है 17,500 करोड़, और इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर इस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड किया है जो कि फुली मेड इन इंडिया है, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो यूरेनियम के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वो है फर्स्ट नंबर पे कजाकिस्तान, सेकंड कनाडा, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, और जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 8th रैंकिंग। तो इस टाइप से हम न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं जो है सोलर एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, जिसमें हम सन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बट सोलर एनर्जी का यूज वही कंट्रीज कर सकती हैं जो सोलर रिच कंट्रीज हैं, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं वो सारी क्या होती हैं? सोलर रिच कंट्रीज, और उसको हम सनशाइन कंट्रीज भी बोलते हैं।
तो इसके बीच में जितनी भी कंट्रीज आएंगी वो सारी होंगी सोलर रिच कंट्रीज, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सनलाइट पड़ती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पड़ती है। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो सनशाइन कंट्रीज कहलाती हैं। और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 40% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से ही प्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए इंडिया ने फ्रांस के साथ एक जॉइंटली इंटरनेशनल अलायंस भी बनाई, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, जो कि है गुरुग्राम में। और ये पहली बार है कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फर्स्ट समिट 11 मार्च 2018 में हुई थी। टोटल 121 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, और इसकी मेंबर्स वही कंट्रीज बन सकती हैं जो सोलर रिच कंट्रीज हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आती हैं सिर्फ वही इसकी मेंबर्स बन सकती हैं। नेक्स्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अभी रिसेंटली 74th इंडिपेंडेंस डे पे मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विजन को एड्रेस किया था। वैसे तो उन्होंने ये आइडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट में भी दिया था, बट इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसमें उनका मानना ये है कि एक ही सन है, एक ही वर्ल्ड है, तो हमें पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से कनेक्ट कर देना चाहिए। अच्छा, एक बार आप इस इमेज को देखिए। जैसा आप सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और उसी की वजह से डे और नाइट होता है। मतलब अगर एक साइड डे है तो दूसरी साइड क्या होगा, नाइट होगी। बट सोलर एनर्जी में प्रॉब्लम क्या है कि 24 आवर्स हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो मोदी जी के वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का फॉर्मूला यही है कि हम पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से कनेक्ट कर देना चाहिए, ताकि जिस जगह डे है उस जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दूसरी जगह सेल कर दें, और जब वहां पे डे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दूसरी जगह सेल कर दें। तो इस टाइप से हम 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसीलिए इसका स्लोगन दिया गया है द सन नेवर सेट्स। है ना कितना ब्रिलियंट आइडिया। और अब ये सिर्फ आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन में बदलने जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने प्रपोजल रखा है कंसल्टेंट हायर करने के लिए और इस आइडिया को पॉलिसी में कन्वर्ट करने के लिए। बट दिस इज नॉट इजी, बट इट्स पॉसिबल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, बट पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज में यही करेंगे कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज से पहले उस ग्रिड को कनेक्ट करेंगे, और वो जो ग्रिड है वो पानी के अंदर से जाएगी। फर्स्ट फेज में हम अपनी नेबरिंग कंट्री से करेंगे, और सेकेंड फेज में हम फिर अफ्रीका की साइड जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है सोलर पैनल्स, और ये जो है ये सोलर सेल्स हैं। तो ये बहुत सारे सोलर सेल से मिलके एक सोलर पैनल बनता है, और जब सनलाइट सोलर पैनल्स पे पड़ती है तो सोलर सेल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? सोलर सेल्स जो होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मतलब कि उसमें कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी है और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया इलेक्ट्रिक वायर हो गया, या लोहे की कोई भी चीज हो गई, मेटल की चीज। तो ये इन सब से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और नेक्स्ट होता है इंसुलेटर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वुड। अच्छा, सिलिकॉन्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप और एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। तो जब सन से सनलाइट आती है तो उसके साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं और उनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो जब वो फोटॉन्स सोलर सेल पे पड़ते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। तो अब कुछ करंट अफेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। तो अभी थोड़े दिन पहले पीएम ने एशिया लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है, जो कि मध्य प्रदेश में बना है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो 7 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये टोटल 1500 हेक्टेयर्स के एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट है बादला सोलर पार्क, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क है। और आपको ये जान के भी अच्छा लगेगा कि सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क भी इंडिया में है, जो कि है शक्ति स्थला।
तो बादला सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है, जिसकी कैपेसिटी है 2250 मेगावाट और ये टोटल एरिया कवर कर रहा है 14,000 हेक्टेयर को। तो दमन एंड दीव जो है वो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है जो 100% सोलर एनर्जी से चलती है, और जो कोचीन एयरपोर्ट है वो भी वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है जो फुली सोलर एनर्जी से चलता है। तो अब आप सोचो, अगर हम इस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ऑप्ट करते हैं तो हम कितना पैसा बचा सकते हैं। तो इंडिया 5 लार्जेस्ट सोलर प्लांट कौन कौन से हैं? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों आपको लर्न होने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हर किसी पर्सन को पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो है बादला सोलर पार्क, जो कि सिर्फ इंडिया का लार्जेस्ट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, और ये है राजस्थान में, और 2250 मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये जो ऑपरेशनल हुआ है वो अभी 2020 में ही हुआ है। इससे पहले जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट था वो था शक्ति स्थला, और ये 2019 में बन के कंप्लीट हुआ था, और ये था कर्नाटका में, जिसकी कैपेसिटी है 2050 मेगावाट। तो दो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट्स है वो हमारे इंडिया में है। नेक्स्ट है कुरनूल अल्ट्रा मेगा पार्क, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। नेक्स्ट फोर्थ लार्जेस्ट है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में बना है, और इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट, और ये मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था कि ये रेवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट अभी 1 महीने पहले ही बन के कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे है कमूठी सोलर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में है, और इसकी कैपेसिटी है 648 मेगावाट। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स हैं, फर्स्ट बादला सोलर पावर प्लांट जो कि इंडिया में है, सेकंड भी इंडिया में ही है शक्ति स्थला, जिसकी कैपेसिटी है 2050 मेगावाट, और जो थर्ड है वो है टेंगर डेजर्ट सोलर पावर प्लांट जो कि चाइना में है, और इसकी कैपेसिटी है 1547 मेगावाट। तो इससे रिलेटेड एक स्कीम भी लॉन्च की गई थी जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट का मेन पर्पस था कि किसान ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करे, और इसके लिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी देती है। तो इस स्कीम में वो दो तरीके से सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो जो पंप यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को नीचे से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो डीजल से चलते हैं, तो वो डीजल से ना चल के वो सोलर एनर्जी से उसको चलाएं। और दूसरा तरीका है कि अगर फार्मर्स के पास अनयूज लैंड है तो वो वहां पे सोलर प्लांट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट उनको 60% सब्सिडी भी देगी, 30% लोन होगा, और 10% जो है वो फार्मर्स को अपनी पॉकेट से देना होगा, और सोलर पावर प्लांट स्टेब्लिश हो जाएगा, और उस सोलर पावर प्लांट की हेल्प से फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं, और उनके पास एक ऑप्शन भी होगा कि बाकी जो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको सेल भी कर सकते हैं और एक अच्छे अमाउंट में इनकम भी कमा सकते हैं। तो ये है पीएम कुसुम योजना फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट थर्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम एयर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? विंड मिल्स लगाए जाते हैं। तो जब तेज हवाएं चलती है तो ये विंड मिल्स रोटेट होते हैं, और जब ये रोटेट होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो विंड एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया में जो विंड मिल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मोस्टली होती है तमिलनाडु में। तो नागरकोइल से लेके मदुरई तक जो विंड फार्म बना हुआ है वो लार्जेस्ट फार्म है इंडिया का, जहाँ पे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो प्रोड्यूस होती है वो होती है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात और केरला। और मोस्टली जो विंड मिल्स लगाए जाते हैं वो कोस्टल रीजन में लगाए जाते हैं और माउंटेन रीजन में। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो विंड चलती है वो बहुत ज्यादा चलती है और बहुत स्पीड में होती है। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स देखते हैं। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स है बायोगैस। तो बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस का, उनको डीकम्पोज करके जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं बायोगैस। तो बायोगैस का एक एग्जांपल है गोबर गैस प्लांट, जिसमें कैटल डंग को डीकम्पोज किया जाता है
और जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है बायोगैस, और उसी गैस को कुकिंग पर्पस में भी यूज किया जाता है रूरल एरियाज में। तो जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये है बायोगैस प्लांट जो कि मोस्टली रूरल एरियाज में लगाए जाते हैं। कैटल डंक वेस्ट को डीकम्पोज किया जाता है और उस डीकम्पोजिशन से जो गैस प्रोड्यूस होती है इस पाइपलाइन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है और वो गैस कुकिंग पर्पस में भी यूज की जाती है। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी टाइड से प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। तो बात आती है कि टाइड्स होता क्या है। टाइड्स मतलब जब ओशन का वाटर लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइड्स। जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो कि जो वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया है और फिर वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया है, तो इसी को हम बोलते हैं टाइड्स। और ये होती किस वजह से है? ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है सन और मून के। तो आपने सुना होगा कि हाई टाइड हो गई, लो टाइड हो गई, तो वो किस वजह से होती है? सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं इनलेट्स, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया है, और ये जो गल्फ ऑफ कंबाड वाला एरिया है ये है, इनको हम बोलते हैं इनलेट्स। तो जब और इन इनलेट्स के बाहर गेट लगाए जाते हैं, तो जब हाई टाइड्स आती हैं तो ये गेट ओपन कर दिए जाते हैं और वाटर अंदर फ्लो करता है, और जब लो टाइड्स होती हैं तो गेट को बंद कर दिया जाता है, तो तब वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और गेट के बाहर टरबाइंस लगाए जाते हैं, तो जब लो टाइड्स आती हैं तो यहाँ पे पाइप के थ्रू वाटर को बाहर फ्लो किया जाता है, और जब वो वाटर टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन रोटेट होती है, और जब वो रोटेट होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिपीट करूं, एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये जो है इनलेट एरिया है, और बाहर जो है गेट लगाए जाते हैं इनलेट एरिया के। जब हाई टाइड आती है तो वाटर अंदर फ्लो करता है, और जब लो टाइड होती है तो गेट को बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे वाटर स्टोर हो सके। और गेट के बाहर टरबाइंस लगाए जाते हैं, तो जब लो टाइड होती है पाइप के थ्रू वाटर को बाहर फ्लो किया जाता है और टरबाइंस रोटेट होती है, तो उसी रोटेशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से हम टाइड से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया में मोस्टली जो प्रोडक्शन होती है टाइड से वो गल्फ ऑफ कंबाड में होती है और गल्फ ऑफ कच्छ में, क्योंकि यही जो एरिया है इनलेट वाला एरिया है। तो नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ और थर्मल मतलब हीट। जो हीट अर्थ के इंटीरियर से निकलती है उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अब नीचे जो है ग्राउंड वाटर है, और अगर उसको नीचे से हीट मिलेगी तो वो वाटर बॉईल होगा और धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होगा और ऊपर की तरफ राइज करेगा। तब वो अर्थ सरफेस पे हॉट स्टीम या फिर स्प्रिंग के रूप में बाहर आएगा, और इस हॉट स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है, और उसी रोटेशन से जो हीट निकलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में अभी 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि है पार्वती वैली प्रोजेक्ट और पूगा वैली प्रोजेक्ट। तो पूगा वैली जो प्रोजेक्ट है वो लद्दाख में है, और पार्वती वैली प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, मणिकरण के पास। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि वहां पे पानी इतना गर्म होता है कि आप अगर उसमें राइस भी डालोगे तो वो राइस बॉईल हो जाते हैं। और वो किस वजह से होते हैं? जियोथर्मल की वजह से, क्योंकि इन अर्थ के इंटीरियर से जो है उसको हीट मिल रही है तो वो वाटर इतना गर्म हो गया है। तो जो लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट है वो है गीजर्स जियोथर्मल प्लांट, जो कि यूएस में है, और वो 1515 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो एनर्जी रिसोर्सेज पे। होप सो आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।